हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर ऑडियंस। आज एक बार फिर अपन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज की कक्षा में अपन चर्चा करेंगे विधि प्रथम वर्ष के अपकृत्य के अध्याय के संबंध में। अपकृत्य विधि में पिछली कक्षा में अपन ने जो डिस्कशन शुरू किया था वो था अपकृत्य विधि के सामान्य अपवाद, मतलब टॉर्ट में जो कुछ एक्सेप्शंस अध्ययन किए जाते हैं उन एक्सेप्शंस की चर्चा अपन करेंगे। इस कड़ी में पिछले वीडियो में मैं आपके साथ जो चर्चा कर चुका हूँ वो है स्वेच्छा से उठाई गई हानि, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया के बारे में अपन पिछली कक्षा में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और आज की इस कक्षा में अपन अपकृत्य के दूसरे अपवाद के संबंध में आगे बढ़ेंगे और कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ अप्रोक्सीमेट लगभग 4 वीडियो अपन इसमें छोटे छोटे बनाएंगे और उन 4 वीडियोज़ में अपन अपकृत्य विधि के संबंध में जो दूसरा सामान्य अपवाद है वो अध्ययन करेंगे। तो अपकृत्य विधि के सामान्य अपवादों में दूसरा जो अपवाद है वो है योगदायी उपेक्षा, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। योगदायी उपेक्षा या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। देखिए इस सामान्य अपवाद की विषय वस्तु, सबसे पहले देखो जब भी अपन जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको किसी प्रकार का नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही समराइज रूप में आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक सफिशिएंट नोट है जिसको आप अपने भाषा में मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो अपन इस अपवाद की जो चर्चा कर रहे थे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस अपवाद के दायरे में आने वाली विषय वस्तु क्या है। तो देखो इस नोट में मैंने लिखा है, वादी की स्वयं की उपेक्षा से प्रतिवादी के दोषपूर्ण आचरण या उपेक्षा से हुई क्षति के मामले, या जहां वादी स्वयं अपनी ओर से युक्तियुक्त सावधानी बरतने में विफल हुआ हो, जैसे गलत दिशा में सड़क पार करते वक्त प्रतिवादी की उपेक्षा से वादी टकरा जाए और उसे क्षति हो। कहने का मतलब यह है कि ऐसे मामले जिनमें वादी को क्षति हुई है और उस क्षति के पीछे निश्चित तौर पर उस इंजरी या लीगल डैमेज या उस हानि के पीछे निश्चित तौर पर प्रतिवादी द्वारा की गई उपेक्षा या लापरवाही का योगदान रहा होता है, लेकिन उस योगदान के साथ साथ यदि वादी एक विवेकशील व्यक्ति की तरह पूर्णतः सावधान होता तो शायद वो क्षति उसे नहीं होती, या यूँ कह सकते हैं कि उस हानि में या उस इंजरी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का यदि वादी का कोई योगदान रहा है तो उस सिचुएशन में क्षतिपूर्ति उस हिसाब से नहीं करवाई जा सकती जिस प्रकार से एक सामान्य अपकृत्य के वाद में करवाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सिंपली जहाँ प्रतिवादी ने लापरवाही की है, लेकिन प्रतिवादी की लापरवाही के साथ साथ वादी से भी लापरवाही हुई है, किसी प्रकार की उपेक्षा हुई है, उससे भी किसी प्रकार का दोषपूर्ण आचरण कमिट हुआ है और उस वजह से वादी को कोई नुकसान हुआ है, तो उस मामले में क्षतिपूर्ति को लेकर वादी उस हैसियत में नहीं होगा जिस हैसियत में अपकृत्य के सामान्य मामलों में होता है। जिस प्रकार रॉन्ग साइड से सड़क को क्रॉस करने वाले वादी को यदि प्रतिवादी की लापरवाही से किसी प्रकार की एक्सीडेंटल इवेंट में हानि होती है तो उस हानि में क्षतिपूर्ति के मामले में वादी उस हैसियत में नहीं रह जाता जिस हैसियत में वो सही दिशा से या राइट साइड से सड़क को क्रॉस कर रहा होता। तो सिंपल सी बात यह है कि इस वीडियो में अपनी ये चर्चा करेंगे कि प्रतिवादी की उपेक्षा के साथ साथ अगर किसी भी अपकृत्य के मामले में इंजरी में वादी का कोई योगदान रहा है तो उसकी क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे RS IS या प्रीलिम्स RJS जैसी परीक्षाओं में ये कैश लॉज हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ज़्यादातर ये मल्टीपल चॉइस में दिए जाते हैं, मैचिंग में दिए जाते हैं कि कौन सा इससे संबंधित है, कौन सा मैचिंग में है, कौन सा मिसमैच है। तो यहाँ देखो योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत को सबसे पहले बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टरवाद में प्रतिपादित किया गया। बटरफ्लाई बनाम फॉरेस्टरवाद में प्रतिपादित किया गया और इसमें ये जजमेंट दिया गया
कि जहां वादी एक शत्रक व्यक्ति की भांति कार्य न करे वहां उसे योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस वाद में एक्चुअल में फैक्ट क्या थे। इस वाद में प्रतिवादी ने एक आम रास्ते पर लगा दी जिधर से वादी को गुजरते हुए नुकसानी हुई, लेकिन वादी अंधेरे में उस सावधानी को नहीं बरत पाया, या एक विवेकशील व्यक्ति को जो सावधानी रखनी चाहिए वो सावधानी वादी ने वहाँ से गुजरते वक्त ध्यान में नहीं रखी और इस वजह से उसे हानि हुई। तो इस हानि में वादी को योगदायी उपेक्षा का दोषी माना गया। तो यहाँ देखो पहला सवाल कि योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत को किस वाद में प्रतिपादित किया गया, देन इसका उत्तर बनेगा बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टरवाद। और इसमें जजमेंट दिया कि जहां वादी स्वयं एक शत्रक और विवेकशील व्यक्ति की तरह सावधान नहीं रहता है तो उसे होने वाली हानि के लिए प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी जो बात हमें देखनी है वो है इसमें इस वाद की स्थिति देखिए, म्युनिसिपल बोर्ड जौनपुर बनाम ब्रह्म किशोर। इस वाद में न्यायालय ने एक नया जजमेंट दिया। उस जजमेंट की जो समरी है वो ये है, जहां वादी द्वारा कारित उपेक्षा क्षति का योगदायी कारण न हो वहां उसे योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जाएगा। देखो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, हालांकि जैसे प्रतिवादी ने उपेक्षापूर्ण कार्य किया है, दोषपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है और उसके साथ साथ पैरेलल वादी से भी किसी प्रकार की उपेक्षा हुई है, लेकिन वादी को अपने द्वारा की गई उपेक्षा से कोई हानि नहीं होती, बल्कि उसको होने वाली जो हानि है या नुकसानी है वो उसी वजह से होती है या उसी दोषपूर्ण कार्य से होती है जो प्रतिवादी द्वारा किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में वादी को योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखो प्रतिवादी ने उपेक्षा की है और वादी ने उपेक्षा की है और वादी को नुकसानी हुई है, लेकिन वादी को जो नुकसानी हुई है उसका वादी द्वारा की गई उपेक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो वादी को कतई योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जाएगा और प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति के लिए दायी ठहराया जाना चाहिए। ये जजमेंट आया म्युनिसिपल बोर्ड जौनपुर बनाम ब्रह्म किशोर के वाद में। यहां देखो जब भी न्यायालय योगदायी उपेक्षा या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के मामलों की सुनवाई करेगा उस मामले में कुछ गोल्डन रूल्स अपने सामने मौजूद हैं, या महत्वपूर्ण जो बातें हैं या जो महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको कोर्ट को सबसे पहले फॉलो करना चाहिए, वो यहाँ मैंने इसमें लिखे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आराम से नोट बना लीजिए अपने डायरी में। देखो योगदायी उपेक्षा के जो निर्धारक नियम है या उसे योगदायी उपेक्षा को डिसाइड करने में कोर्ट किन नियमों का सहारा लेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण नियम जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं जिनकी स्टडी अपन करेंगे। पहला जो नियम है उसको आप देखिए, इसमें यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वादी ने समयक सावधानी नहीं बरती तथा उसने स्वयं अपने क्षति में योगदान दिया है। देखो इस पहली लाइन में जो बातें हैं, पहली बात है वादी ने समयक सावधानी नहीं बरती। कहने का मतलब उस वादी को हुई नुकसानी में वादी की अवसावधानी का योगदान रहा है। दूसरी बात, तथा उसने स्वयं अपनी क्षति में योगदान दिया है। देखो स्वयं अपनी क्षति में योगदान, वही ऊपर वाली बात आ गई म्युनिसिपल बोर्ड बनाम जौनपुर वर्सेस ब्रह्म किशोर के बाद वाली। अगर उसकी उपेक्षा का संबंध अपनी क्षति में रहा है तो उसे योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाएगा, लेकिन महज वादी को इस कारण से अपन योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं मान सकते कि उसने समयक सावधानी नहीं बरती। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उसे जो क्षति होती है उस क्षति में उसका योगदान होना जरूरी है। यदि उसकी असावधानी से या वादी की उपेक्षा से उसे कोई क्षति नहीं होती या उसे हुई क्षति का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उसे अपन योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट बात, जो दूसरा नियम जो है वो ये है कि केवल ये दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि वादी ने अपनी सुरक्षा हेतु सम्यक सावधानी नहीं बरती, अपितु यह भी साबित किया जाना चाहिए कि उसकी उपेक्षा ने ही उसकी क्षति को फलित किया है। देखो वादी को योगदायी उपेक्षा का
दोषी तभी माना जाएगा जब उसको होने वाली नुकसानी या क्षति जो है वो उसकी असावधानी का नतीजा हो। यदि उसकी नेग्लिजेंस, उसकी असावधानी या उसके दोषपूर्ण कार्य से उस हानि रूपी परिणाम से कोई संबंध साबित नहीं हो पाता है तो उसे योगदायी उपेक्षा का शिकार नहीं माना जाएगा। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार फिर देखिए। पहली बात यह है कि ये सिद्ध करना आवश्यक है। सबसे पहले ये साबित किया जाएगा कि वादी सम्यक सावधानी बरतने से चूके, तथा दूसरा उसका अपनी नुकसानी में या क्षति में योगदान हो, और तीसरा ये कि उसे जो नुकसानी हुई है वो इसी कारण या उसी परिणाम स्वरूप हुई है जो असावधानी उससे हुई है। इस प्रकार ये कुछ छोटी छोटी बातें अपन ने इस योगदायी उपेक्षा के चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस की है। अगली कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।